नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं दिनेश आज आपको विज्ञान से एक और सेगमेंट पर चर्चा करने वाला हूं, आपके मानव शरीर से श्वसन तंत्र पर। एक और तंत्र पढ़ेंगे आज हम, श्वसन तंत्र, जिसमें हम श्वसन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। वैसे श्वसन तंत्र बहुत लंबी क्लास भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल उन ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करें हम शुरू करते हैं श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में हम जो वायु ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, वो आपके किन किन भागों से होते हुए जाती है, उन्हीं भागों को हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहले क्या होती है, वायु हमारे नाक के द्वारा, ठीक है, नाक के द्वारा अंदर ली जाती है। इसके बाद श्वसन नली, है ना, क्या है, श्वसन नली द्वारा या ग्रसनी द्वारा। सबसे पहले मुंह के बाद, नाक के बाद कहाँ पर आती है वो, ग्रसनी में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आएगी, नाक गुहा में, यानी कि नाक में आपके। इसके बाद उसका दूसरा चरण क्या होता है, आपकी ग्रसनी। ग्रसनी हमने एक जगह और पढ़ी थी, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का भी ऑर्गन है और आपके श्वसन तंत्र का भी, ये दो जगह काम करता है ग्रसनी, ठीक है। इसके बाद वह आएगी आपकी कौन सी, श्वसन नली में। सांस इसके बाद कहाँ आने वाली है, श्वसन नली में। इसके पहले एक जगह पर और, जिसको हम कहते हैं कंठ, ठीक है। ग्रसनी के बाद कहाँ आएगी वो, कंठ में। कंठ के बाद आएगी श्वसन नली में, और श्वसन नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है आपका, एक लेफ्ट पार्ट में और दूसरे राइट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट में आपका एक जो फेफड़ा होगा उसमें यहाँ पर हार्ट के लिए एक खांचा बना होगा, है ना। लेफ्ट साइड में हमने देखा है, लेफ्ट साइड में हमारा दिल होता है, दिल, उस दिल के लिए यहाँ पर एक खांचा बना होगा लेफ्ट वाले इसमें, और राइट वाले में चला जाएगा। ये दो भागों में बढ़ जाएगी आगे चल के, ठीक है। श्वसन नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक। और दाएं और बाएं मुड़कर वह क्या करती है, नली, श्वसन नली आगे चल के छोटी छोटी श्वसनियों में बढ़ जाती है। ये आगे चल के छोटी छोटी श्वसनियों में बढ़ जाती है। ये श्वसन नली आई, यह छोटी छोटी श्वसनियों में बढ़ जाएगी, जहाँ से वह लास्ट जो आपका होगा वहाँ पर कहाँ होगी, ये कूपिकाओं में जाकर ये खुली होगी, जहाँ पर आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, जिनको हम कूपिकाएं कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। नाक, ठीक है। नाक का मुख्य रूप से हमारा यहाँ पर एक ही काम है कि श्वसन हम दो तरीके से ले सकते हैं, दो जगहों से हम श्वसन कर सकते हैं, एक तो नाक से, दूसरा मुंह से। तो नाक से जो श्वसन किया जाता है वो सही डायरेक्शन में होता है, जबकि मुंह से सही नहीं होता। नाक से सही इसलिए होता है क्योंकि नाक के अंदर आपके छोटे छोटे जो रोम होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जो हवा है उसमें धूल के कण मिले रहते हैं, धूल के कण, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु मिले रहते हैं। वो आपकी डायरेक्ट सांस अगर आप मुंह से लोगे तो वो सीधा मुंह के अंदर चले जाएंगे, है ना, शरीर के अंदर। जबकि अगर नाक से सांस लेते हो तो वो क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। नाक में आपके जो रुएं होते हैं उनसे धूल के कण वहीं रुक जाते हैं, आगे चल के शुद्ध वायु आपके अंदर जाती है। जबकि मुंह से सांस लेने पर यह फिल्टरेशन नहीं होगा, इसलिए हम कहाँ से सांस लेना उचित मानते हैं, नाक से ही, ठीक है। अगला आता है आपकी ग्रसनी, ठीक है। ये हवा यहाँ पर ग्रसनी से होते हुए आपके कंठ में जाती है, ठीक। ग्रसनी के बाद कहाँ जाती है, कंठ में, ठीक है। और जिसको हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लैरिंक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहा जाता है। ग्रसनी का यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं है, केवल इतना काम होता है कि जो आपकी वायु है वो आपकी श्वास या कंठ में से होते हुए जाए, ठीक है। जबकि खाने को वही ग्रसनी खाने को कहाँ भेज देती है, आहार नाल में। ये जो ग्रसनी है खाने को आहार नाल में भेजती है, जबकि सांस को कहाँ भेजती है, कंठ में। अगर और आगे चल के वो श्वास नली में होते हुए कहाँ जाएगा, आपका फेफड़ों में। हम एक एक चीज को आगे डिस्कस करेंगे। आइए, फेफड़े, फेफड़ों में क्या होता है, आपके डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना, फेफड़ों में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है,
फुफ्फुस धमनी जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जहाँ से क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे आर्टरीज में आपके पूरे शरीर में देखा जाए, आर्टरीज जो इतनी भी होती हैं या आपकी धमनियाँ जितनी भी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है शरीर के अंदर, लेकिन यहाँ पर केवल एकमात्र धमनी होती है फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको डार्क लिया। अगर हम फेफड़ों को देखें तो फेफड़ा होता क्या है आपका, एक ऐसी स्पंजी आकृति होती है आपके शरीर के अंदर, ये डायग्राम में दिखाई गई है। ये ऐसे स्पंज होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, जिनमें छोटी छोटी कोशिकाएं बनी होती हैं। कोशिकाओं से मिलकर एक स्पंजी गुलाबी कलर का आपका क्या होता है, ऑर्गन होता है, जिसमें कि वायु क्या करती है, प्रवेश करती है और ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में। एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहेगा। इसी के जस्ट विपरीत शुद्ध रक्त होता है, और क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड को क्या कहा जाता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो वह क्या हो जाता है, शुद्ध, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले ली जाती है। तो जो शुद्ध रक्त होगा वो आपका कहाँ बहेगा, शुद्ध रक्त आपका कहाँ बहेगा, शुद्ध करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बहेगा, आपका सिरा में। वैसे सभी सिराओं में, हमारे शरीर की जितनी भी सिराएं हैं उन सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ फेफड़ों में केवल एक ही सिरा ऐसी है जिसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त बहेगा। और यह शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ से बहकर हृदय के बाएं आलिंद में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में बहता है। और मानव शरीर का एकमात्र यह सिरा है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, केवल ये 2 पॉइंट से, केवल ये 2 पॉइंट से आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में देता है पल्मोनरी आर्टरी, है ना, आपको उसको टिक करना है। श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है, आपके फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन यानी जो आपके शरीर को आवश्यक चीज़ें हैं, ऊर्जा, उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, श्वसन की क्रिया के दौरान ही होता है। श्वसन क्रिया में होता क्या है कि ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, श्वसन की क्रिया में क्या किया जाता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स की जाती है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या की जाती है, मिक्स की जाती है, काय में, ग्लूकोज में। जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकलेगी यहाँ से, और कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी और पानी बाहर निकलेगा। अभी मैं बनाता हूँ इसको, प्लस ऊर्जा। ये 3 चीज़ें यहाँ से बाहर निकलने वाली हैं। हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। C6 है यानी कि 6 हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 12, 6 पानी निकलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 12 और 6 18, यानी कि 6 तो ये है ही, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में जमा हो जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पर पाचन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि आपके फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है ना, ब्लड में मिक्स होती है। तो वो ब्लड से कहाँ जाती है, आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है, वापस उसमें नई ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। तो श्वसन में होता क्या है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। नंबर दूसरी बात, इसी कारण से हम ग्लूकोज को
क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं। श्वसन क्रिया को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको समीकरण बना ही दिया यहाँ पर। ग्लूकोज को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मिलाया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। ये जो ऊर्जा है यहाँ पे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है एक बार के श्वसन में। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एक बार श्वसन में ऊर्जा का कितना उत्पादन होता है। तो 673 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा यहाँ पर विमोचित होती है। श्वसन की दर, ये फैक्ट है कि श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, 12 से 15 बार श्वसन करता है वह 1 मिनट में, ठीक है, जबकि बच्चों में वह होती है 35 से 44 बार प्रति मिनट। बच्चों में कितनी होती है, 35 से 44 बार हर 1 मिनट में वह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है, जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन आया जो कि कूपिकाओं द्वारा कहाँ पर मिला दिया जाएगा, आपके ब्लड में, और जो ब्लड में ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है वह अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ अस्थायी यौगिक बनाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शुद्ध रक्त कैसा होगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। उसका कलर जो होता है वो लाल होता है और चमकीला होता है, जबकि अशुद्ध रक्त कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन कहाँ अट्रैक्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। इसी के साथ एक चीज़ और पढ़ लो आप कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन जितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है उससे 250 गुना तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, जहरीली गैस, ठीक है। और हीमोग्लोबिन इसको बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जिसके ब्लड में मिक्स हो जाती है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग काम करते हैं काय की खदानों में, कोयले की खदानों में, उनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उनके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाना, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर आपके ब्लड में। 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से ही उसका कलर क्या होता है, लाल होता है। ब्लड का कलर किसकी वजह से लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। कुछ प्रमुख रोग पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि आपके श्वसन से या फेफड़ों से संबंधित रोग होंगे। एक क्षय रोग होता है, क्षय रोग, जिसको हम यक्षमा भी कहते हैं, इसी को टीबी भी कहा जाता है। टीबी रोग में होता क्या है, ये प्रभावित अंग इसका कौन सा है, फेफड़ा, फेफड़े ही इससे प्रभावित होते हैं। लंग्स किससे, टीबी से जो प्रभावित अंग हैं वो कौन से हैं, फेफड़े। इसका कारण क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम टर्ब्यूकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो इसके कारण क्या होता है, आपका टीबी का रोग। क्षय रोग है, इसका खोजकर्ता कौन था, रॉबर्ट कोच। इसमें होता क्या है, जो आपकी कूपिकाएं होती हैं, ये छोटी छोटी, ये लास्ट वाली यूनिट जो है फेफड़ों की लास्ट वर्किंग यूनिट जो है वो क्या है, ये कूपिकाएं। यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, इन्हीं को क्या करता है, क्षय करता है, इनको खाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कूपिकाएं ही प्रभावित हो जाती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जाना धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है, जिसके कारण से आपकी
ये कूपिकाएं मरना चालू हो जाती हैं, है ना। इनके मरने से क्या हो जाता है, यह रोग उत्पन्न होता है। अगला रोग होता है काली खांसी, जो कि आपके फेफड़ों से ही संबंधित रोग है ना। इसका कारण होता है हीमोफिलस परट्यूसिस। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, हीमोफिलस परट्यूसिस। इसका अन्य नाम अगर हम देखें तो कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कुकुर खांसी। वैक्सीन इसकी डीपीटी होती है, या इसका उपचार हम जिसको कह दें डीपीटी है। प्रभावित अंग, इसका पूरा का पूरा श्वसन तंत्र आपका कैसा हो जाता है, प्रभावित होता है। किसकी वजह से, कुकुर खांसी की वजह से, है ना। ऐसे ही आपका डिफ्थीरिया रोग भी है, जो कि आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, या फिर आपके फेफड़ों को या सांस लेने में इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। ये देखो आपको डिफ्थीरिया में ये इतना इतना एरिया प्रभावित हो जाता है, जिससे बार बार क्या होती है, खांसी होती है। श्वसन तंत्र इससे प्रभावित हो जाता है। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया भी आपका क्या होता है, निमोनिया में भी आपके ये जो लास्ट वाला यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं, ये क्या हो जाती हैं, प्रभावित होती है निमोनिया में। इनमें क्या होता है, जल भर जाता है। जल भरने के कारण क्या होता है, जो आपका ब्लड यहाँ पर लास्ट में आता है, जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ऑक्सीजन मिक्स की जगह पर वहाँ पर क्या भर जाता है, जल। जल भरने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान प्रभावित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन कहाँ होगा आपके, ये कूपिकाओं में। ये जो जल भरा रहेगा, इसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना बंद हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार और फेफड़ों में पानी भर जाना। ठीक है, वैक्सीन अगर मैं देखूं तो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, जो कि आपके निमोनिया को उपचार में उपयोग की जाती है। प्रभावित अंग तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है, क्या होगा, आपके दोनों फेफड़े, फेफड़ों को ही ये सबसे पहले प्रभावित करती है। ठीक है, अगली आपकी जो डिसीज़ है वो है एस्परजिलोसिस रोग। इसको डिसीज़ क्या कहते हैं, एस्परजिलोसिस डिसीज़ भी कहते हैं। इसका कारण होता है एस्परजिलस प्रजाति के कवक जो हैं आपके फेफड़ों के ऊपर, कवक यानी कि फंगस का जम जाना ही इसका कारण होता है। लक्षण होता है दम घुटना, महक ना आना, यानी कि आपकी नाक जो है प्रभावित होगी इससे, और फेफड़े जो है पूरी तरीके से फंगस की चपेट में आने के कारण ये काम करना बंद कर देते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एटीपी जो है, मैंने कहा था कि ये क्या है, आपकी जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में जमा होती है, मतलब ग्लूकोज के अपचयन के बाद या ग्लूकोज के खपत के बाद जो ऊर्जा निकली है वह किस रूप में निकलेगी, हमारी एटीपी के रूप में उसको शरीर के अंदर नापा जाता है। ठीक है, इसी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। अधिक जिम या हार्ड वर्क करने में शरीर के मसल्स में जो है लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस या फिर उन हमारे मसल्स में दर्द जो महसूस होता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही वह क्या हो जाता है, दर्द होना चालू होता है। इसी को हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी यानी कि ऑक्सीजन की खपत में कमी होना, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जमा होना चालू हो जाएगा। इसी यह अनॉक्सी श्वसन का एक उदाहरण भी कहलाता है। ठीक है, एल्कोहल व दही के निर्माण में भी क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है ना, ऑक्सी और अनॉक्सी, तो यहाँ पर क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्रॉप्स चक्र कैसे संबंधित है, कोशिकीय श्वसन से। कोशिकीय श्वसन से जो संबंधित चक्र है वो कौन सा है, क्रेब्स चक्र। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है इनफैक्ट से। ठीक है, फेफड़ों में लोब्स की कुल संख्या कितनी होती है, 5। फेफड़ों में लोब्स की संख्या कितनी होती है, 5। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और श्वसन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। धन्यवाद।